नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, कल हमने हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, जिसमें हमने उसका नगर नियोजन अच्छे से देख लिया था। उसमें हमने जल निकासी देखी थी, नगरों का दुर्गीकरण, उसकी ईंटें, सड़कें और ये सब देख लिया था। फिर हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था और कालीबंगा के बारे में पढ़ा था। देखिए दोस्तों, कालीबंगा जो था उसमें भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। शायद ये मैंने कल नहीं लिखवाया था, तो आप अच्छे से लिख लेना इसको कि वहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। आज हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके 2 नगर देखेंगे, चनहुदड़ो और मांडा। और उससे पहले हम उसकी राजनीतिक विशेषताएँ और सामाजिक उसका जो जीवन था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम उसकी सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था से देखेंगे। जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में आज हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में हम सामाजिक जीवन, चनहुदड़ो नगर और मांडा नगर इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है उसका राजनीतिक व्यवस्था। जो राजनीतिक व्यवस्था थी हड़प्पा संस्कृति की, जो राजनीतिक स्वरूप था उसका कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती, परंतु इसका व्यापक विस्तार और नियोजन जो हम देखते हैं वो नगरों को देख के लगता है कि शायद शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव रहा हो। इसलिए हम यहाँ पे पुरोहित वर्ग को का प्रभाव मानते हैं राजनीतिक व्यवस्था में। इसमें अलग-अलग मत दिए हैं सबने। व्हीलर महोदय ने अलग दिया, हंटर ने, मैके ने, एस.आर. राव ने और बासम ने, स्टुअर्ट पीगट ने, सबने अपने अलग-अलग मत दिए हैं जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें। तो आज हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था इसकी। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापक विस्तार और नियोजित नगरों को हम देख कर लगता है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विस्तार और उसमें जो नियोजित नगर थे उनको देख के ऐसा लगता है कि इस सभ्यता पर, शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। किसका प्रभाव था इस पर? पुरोहित वर्ग का। क्योंकि वहाँ के जो नगर नियोजन था, वहाँ का नगरों का जो नियोजित नगर थे और वहाँ का जो शासन राजनीतिक स्वरूप था शासन का, उससे ऐसा लगता है कि जैसे शायद शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव रहा हो। इसके बारे में स्टुअर्ट पीगट महोदय ने कहा है, स्टुअर्ट पीगट ने कहा है कि यह सभ्यता अत्यंत केंद्रीकृत सभ्यता थी। स्टुअर्ट पीगट ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के शासन को अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य माना है, जो कि पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित था। किसके द्वारा संचालित था? पुरोहित वर्ग के द्वारा। इस सभ्यता की 2 राजधानी भी बताई है इन्होंने, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी स्टुअर्ट पीगट महोदय ने बताई है। जो स्टुअर्ट पीगट महोदय ने कहा था कि शासन शक्तियाँ पुरोहित वर्ग के पास थी और यह सभ्यता अत्यंत केंद्रीकृत सभ्यता रही हो। तो जो गंगानाथ राव हैं इन्होंने इस मत का समर्थन किया और इस सभ्यता को महान साम्राज्य बताया था। किसने इस मत का समर्थन किया? स्टुअर्ट पीगट के इस मत का समर्थन किसने किया था? गंगानाथ राव झा ने। गंगानाथ राव ने गंगानाथ गंगानाथ राव ने भी इस मत का समर्थन किया था। किस मत का? ये जो स्टुअर्ट पीगट ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता के शासन को अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य माना और पुरोहित वर्ग का द्वारा संचालित था। तो इस मत का समर्थन किसने करा था? गंगानाथ राव ने भी इस मत का समर्थन किया और इस सभ्यता को महान साम्राज्य बताया। इस सभ्यता को क्या बताया था? महान साम्राज्य। किसने? गंगानाथ राव ने इस सभ्यता को महान साम्राज्य बताया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। किसने? स्टुअर्ट पीगट ने। स्टुअर्ट पीगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो ये विस्तृत साम्राज्य था हड़प्पा सभ्यता का, इसकी जुड़वा राजधानी बताया था। लेकिन इस मत का खंडन भी कर दिया फिर ओलचिन दंपति ने कि उन्होंने तो जुड़वा राजधानी माना, लेकिन ओलचिन दंपति ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी नहीं माना, इस मत का खंडन कर दिया। दशरथ शर्मा, इन्होंने तीसरी राजधानी बताया कालीबंगा को। दो राजधानी तो स्टुअर्ट पीगट ने बता दी, फिर तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने बताई। किसको? कालीबंगा को इसकी तीसरी राजधानी बताया था। अब मार्टिन व्हीलर का मत था कि इनके अनुसार इस सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कैसी शासन व्यवस्था थी इसमें? मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी इसमें, और धर्म की महत्ता को इसमें स्वीकार किया गया था। उसके बाद में मार्टिन व्हीलर के बाद में रामशरण शर्मा ने कहा कि यहाँ पर वणिक वर्ग का शासन रहा हो। किसका शासन रहा हो यहाँ पे? वणिक वर्ग का, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी हड़प्पा? एक व्यापारिक सभ्यता थी। मैके ने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। प्रतिनिधि शासक के हाथ में था, ये किसने कहा था? मैके महोदय ने कहा था।
तो फिर बीबी लाल ने भी बोला, बीबी लाल ने कहा कि महाजन व्यवस्था की तरह इस सभ्यता में भी कई राज्य थे जिनकी अपनी राजधानियां थी जो कि स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। बीबी लाल ने क्या बोला, जैसे महाजन पद व्यवस्था थी उस तरह इस सभ्यता में भी कई राज्य थे जिनकी अपनी अलग अलग राजधानियां थी जो कि स्वतंत्र रूप से अपना अलग अलग शासन कर रहे थे। ये कहा बीबी लाल ने, जैसे महाजन पद व्यवस्था में अलग अलग राज्य थे, उनकी अपनी अलग अलग राजधानियां थी, वैसे ही जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें भी स्वतंत्र रूप से वो अलग अलग राजधानियों में अपना शासन कर रहे थे। तो फिर बासम ने कहा, ए एल बासम ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति धर्मतंत्रीय थियोक्रेटिक मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? धर्मतंत्र यानी थियोक्रेटिक मानी जाती है तथा पुरोहित वर्ग का प्रभाव माना जाता है। इन्होंने भी पुरोहित वर्ग का प्रभाव इस पे माना। जो ए एल बासम थे उनकी जो बुक थी वो अद्भुत भारत थी, अद्भुत भारत, वंडर दैट वाज इंडिया। कैसी थी? अद्भुत भारत थी, वंडर दैट वाज इंडिया, इसको हिंदी में अद्भुत भारत बोलते हैं। ये इनकी एल बॉसम की बुक थी। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति कैसी बताई थी? थियोक्रेटिक यानी कि धर्म तंत्रीय, पुरोहित वर्ग का प्रभाव माना था। फिर केनियोर ने कहा कि जो शहरी अभिजन जिसमें पुरोहित, कुलीन, व्यापारी, ग्रामीण, सामान्य जन मिलकर सामुदायिक सरकार के रूप में कार्य करते थे। केनियोर महोदय ने क्या कहा था कि जो ये हड़प्पा सभ्यता थी उसमें शहरी अभिजन जिसमें कि पुरोहित भी थे, कुलीन, व्यापारी, ग्रामीण या जो सामान्य जनता थी वो सब मिलकर सामुदायिक रूप सरकार के रूप में कार्य करती थी। कैसे कार्य करती थी? एक सामुदायिक सरकार के रूप में कार्य करती थी। फिर S.R. राव, इन्होंने अपना मत दिया कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी। किसने दी थी? S.R. राव ने विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी है S.R. राव ने। इसके बाद में आ जाएगा फेयर सर्विस महोदय। इन्होंने कहा था कि सिंधु सभ्यता न तो राज्य था न ही साम्राज्य बल्कि ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित सभ्यता थी। यह न तो साम्राज्य था न ही ये राज्य था बल्कि ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित एक सभ्यता थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें व्यापार वाणिज्य के विकास को देखकर लगता है कि संभवतः हड़प्पा का शासन एक वणिक वर्ग के हाथ में ही था। ये इसकी राजनीतिक स्वरूप था, इसकी राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो थी इसकी हड़प्पा सभ्यता की। इसके बाद में हम देखेंगे उसका सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का देखेंगे, अब उसके बाद में दूसरा देखेंगे उसका सामाजिक जीवन कैसा था। जो सामाजिक जीवन था उसमें मुहरों पर अंकित चित्र और मातृ देवी की मूर्तियां सर्वाधिक मिली हैं। मुहरों पर उसमें अंकित चित्र और मातृ देवी की मूर्ति जो सर्वाधिक मिली, उससे लगता है कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा का जो समाज था वह संभवतः कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था। कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था या मातृसत्तात्मक परिवार रहे होंगे वहाँ पे। इस आधार पर हम कह सकते हैं मुहरों पर अंकित चित्र और मातृ देवी की मूर्तियां सर्वाधिक मिली है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वह एक मातृसत्तात्मक परिवार रहा होगा। वो उसका नगर नियोजन हड़प्पा का जो नगर नियोजन था उसको देखकर, हड़प्पा के नगर नियोजन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि समाज का स्त्रीकरण हुआ होगा। समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ होगा। जो नगर नियोजन व भवनों की संरचना थी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो समाज था उसका स्त्रीकरण हुआ होगा, यानी कि समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ होगा। उसमें मुख्य रूप से 4 वर्ग थे। पहला था बौद्धिक वर्ग या फिर जो प्रभावित वर्ग था वो रहा होगा। दूसरा था इसमें योद्धा वर्ग रहा होगा। फिर व्यापारी और मजदूर वर्ग रहा होगा, यानी कि बौद्धिक वर्ग यानी कि विद्वान लोग, बौद्धिक वर्ग में आ जाएंगे विद्वान लोग। फिर योद्धा वर्ग रहा होगा, फिर व्यापारी और फिर मजदूर वर्ग रहा होगा। तो इस तरह इस समाज को में 4 वर्ग में विभाजित कर दिया गया था यह समाज, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। कौन कौन से वर्ग हो गए थे? समाज में 4 वर्ग हो गए थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग हो गए थे इस समाज में। नगर नियोजन को देख के ऐसा लगा कि इसका स्त्रीकरण हुआ होगा और इसमें बौद्धिक वर्ग यानी कि जो विद्वान लोग थे, योद्धा वर्ग जो कि क्षत्रिय थे, व्यापारी वर्ग और उसके बाद में मजदूर वर्ग रहा होगा। 4 वर्ग हो गए। कालीबंगा और लोथल से युगल समाधान मिलने के आधार पर सती प्रथा होने का अनुमान लगाया जाता है। कहाँ से मिले थे युगल समाधान?
कालीबंगा से मिले और लोथल से मिले। तो जो युगल समाधान मिले उसके आधार पर कहा गया कि भाई यहाँ पे सती प्रथा होने का अनुमान लगाया गया, समाज में सती प्रथा प्रचलित रही होगी। शिल्पकारों में कुम्हारों का विशेष महत्व था। किसका विशेष महत्व था? कुम्हारों का। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे। वो युद्ध नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे, युद्ध में भाग नहीं लेते थे। जबकि वैदिक सभ्यता के लोग तो युद्ध प्रिय थे। बड़े घरों के पास छोटे घर मिलना गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय ने दास प्रथा की ओर संकेत बताया कि जब बड़े बड़े घर थे उसके पास में छोटे घर मिले हैं, तो उससे अनुमान लगाया गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय ने कि शायद दास प्रथा रही हो। और लेकिन इस मत का खंडन एस आर राव और एस आर शर्मा ने किया कि दास प्रथा नहीं थी। इसका खंडन किसने किया? एस आर राव और एस आर शर्मा ने किया। हड़प्पा लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, दोनों तरह के थे, शाकाहारी भी थे और वो मांसाहारी भी थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो महिलाओं की स्थिति थी वो भी अच्छी थी, क्योंकि महिलाओं के आभूषण और प्रसाधन सामग्री के आधार पर माना गया कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। वहाँ से कई तरह के आभूषण मिले हैं, प्रसाधन सामग्री मिली है। जैसे सिंदूर मिला मेहरगढ़ और नौशेरा, पाकिस्तान से सिंदूर मिला है मेहरगढ़ से और नौशेरा से, ये पाकिस्तान में है। यहाँ से सिंदूर मिला। लिपस्टिक अपने चनहुदड़ों से मिला। और श्रृंगार बॉक्स और अंडाकार चूड़ियाँ कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिली। श्रृंगार करने का एक बॉक्स मिला है और उसमें और एक अंडाकार चूड़ियाँ भी हड़प्पा से मिली हैं। शॉपिंग मॉल मिला है सुरकोटड़ा से। और गोमेद का हार, कर्णफूल, कॉर्नेलियम, ताम्रपिन ये मोहनजोदड़ो से मिली हैं। गोमेद का हार मिला है, कर्णफूल, कार्नेलियम और ताम्रपिन ये कहाँ से मिली है? हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। अब देखेंगे मनोरंजन, जो हमारा सामाजिक जीवन था उसके अंदर अब आ जाएगा मनोरंजन। मनोरंजन हेतु पासी का खेल, शतरंज, नृत्य, पशुओं की लड़ाई आदि साधन थे। मनोरंजन किस किस से होता था? शतरंज खेलते थे, नृत्य करते थे, पशुओं की लड़ाई देखते थे, या पासी का खेल होता था शतरंज के जैसा वो करते थे। ये सब उनके मनोरंजन का साधन था। लोथल से पासे का बोर्ड मिला है। लोथल से क्या मिला है? एक पासे का बोर्ड मिला है। और मोहनजोदड़ो से चतुष्कोणीय गोटियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? चतुष्कोण गोटियां मिली है। और लोथल से एक पासे का बोर्ड मिला है जो जिसमें शतरंज खेला जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से टेराकोटा के मुखौटे भी मिले हैं। जो टेराकोटा का मुखौटा है वो भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है। अब इसकी निर्माता कौन थे सिंधु सभ्यता के? तो सिंधु सभ्यता के निर्माता में आ जाएगा, सिंधु सभ्यता के 4 प्रजातियों के प्रमाण मिले हैं। कितने प्रजातियों के प्रमाण मिले हैं सिंधु सभ्यता से? यानी कि हड़प्पा से हमें 4 जो नर जातीय समूह होने के प्रमाण मिले हैं। 4 प्रकार के नर जातीय समूह के प्रमाण मिले हैं, जिसमें पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी कि काकेशियन था। दूसरा भूमध्य सागरीय यानी कि मेडिटेरेनियन था। इसका संबंध द्रविड़ जाति से बताया जाता है। और तीसरा अल्पाइन जो भारत के हिमालय क्षेत्रों में। चौथा मंगोलाइड। ये 4 प्रकार के प्रजातियों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से हड़प्पा से हमें 4 नरजातीय समूह होने के प्रमाण मिले हैं, जिसमें पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड था जो काकेशस यानी कि यूरोप से था। इसमें हड़प्पा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला यह पहला समूह था। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हड़प्पा सभ्यता में प्रवेश करने वाला ये पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह था जिसने हड़प्पा क्षेत्र में प्रवेश किया था। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और हड़प्पा की एक कब्र से प्राप्त 3 विदेशियों के सिर इसी प्रजाति के हैं। कौन सी प्रजाति के हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के क्या क्या हैं? यहाँ से जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है, यहाँ से हमें क्या जो हड़प्पा क्षेत्र जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हमें कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। और जो हड़प्पा की कब्र से प्राप्त 3 विदेशियों के सिर मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त 3 विदेशियों के सिर मिले हैं। ये कौन सी प्रजाति के थे? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड काकेशियन प्रजाति के थे। समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से कि जो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या काकेशियन प्रजाति है, यहाँ से हमें मोहनजोदड़ो से जो हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है और जो हड़प्पा से हमें एक कब्र से प्राप्त 3 विदेशियों के सिर मिले हैं, ये चारों के चारों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के
थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और हड़प्पा के कब्र से प्राप्त 3 विदेशियों के सिर इसी प्रजाति के थे। दूसरी आ जाएगी भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन। इसका संबंध किससे था? इसका संबंध द्रविड़ जाति से बताया जाता है। सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे इन्हें ही माना जाता है। किन्हें माना जाता है सिंधु सभ्यता के निर्माता? ये भूमध्य सागरीय जो मेडिटेरेनियन जो प्रजाति थी इसको ही माना जाता है। ये द्रविड़ जाति से बताया जाता है और ये सिंधु सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता? भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन माने जाते हैं। तीसरी आ जाएगी अल्पाइन, जो कि भारत के हिमालय क्षेत्रों में थे, और चौथी आ जाएगी मंगोलाइड। तो ये दो अच्छे से याद रखना, प्रोटेओस्टेलाइड और भूमध्य सागरीय। इनका संबंध द्रविड़ जाति से था। जो भूमध्य सागरियन थे इन्हें ही सिंधु सभ्यता के निर्माता माना जाता है। और जो प्रोटेओस्टेलाइड या काकेशियन जाति थी, यहाँ से मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और हड़प्पा के कब्र से 3 विदेशियों के सिर मिले हैं, वो इसी प्रजाति की थी, प्रोटेओस्टेलाइड या काकेशियन प्रजाति की। समाधान प्रणाली। शवों का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण से, आंशिक समाधिकरण से, दाह संस्कार या कलश समाधान से किया जाता था। कैसे कैसे किया जाता था? पूर्ण समाधिकरण से, या फिर आंशिक समाधिकरण से, या दाह संस्कार या कलश समाधान से। 3 तरह से किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण से पूरी तरह दफनाने में सर्वाधिक प्रचलित था। ये सबको पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। इसमें पूर्ण समाधिकरण में इसमें सर को उत्तर की तरफ रखा जाता था। सर को अधिकतर जो प्रचलित था, सर्वाधिक प्रचलन में था, वो उसमें सिर उत्तर की तरफ रखा जाता था। लेकिन इसके अपवाद हैं। ये कालीबंगा में सिर दक्षिण में रखा जाता था। जो कालीबंगा है उसमें सिर दक्षिण में रखा जाता था। कालीबंगा में सिर किधर रखा जाता था? दक्षिण में, और पैर उत्तर में। और लोथल में सिर को कहाँ रखा जाता? पूर्व में। सिर को पूर्व में लोथल में रखा जाता था। यहाँ जो पूर्ण समाधिकरण है, पूर्ण समाधिकरण में को पूर्ण रूप से भूमि में दफना दिया जाता था। पूर्ण रूप से भूमि में दफना दिया जाता था, या इस ये सर्वाधिक प्रचलित था कि इसमें सिर उत्तर में रखा जाता था। सभी जो अधिकतर जगह है वहाँ पे ये प्रचलन में था कि शव का जो सर था वो उत्तर में रखा जाता था। लेकिन इसका अपवाद है कालीबंगा और लोथल। इसके अपवाद क्या क्या हैं? लोथल है एक तो, और एक है कालीबंगा। तो कालीबंगा में तो सिर दक्षिण में, कालीबंगा में तो सिर कहाँ रखा जाता था? दक्षिण में। और लोथल में सिर कहाँ रखा जाता था? पूर्व में रखा जाता था। इसको छोड़ के बाकी सभी जगह पे सर उत्तर में रखे जाते थे। और आंशिक जो समाधान था, आंशिक, इसमें पशु पक्षियों को खाने के बाद शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। जो पशु पक्षी खा लेते थे उसके बाद में जो शेष भाग बचता था उसको भूमि में दफना दिया जाता था। उसको आंशिक समाधिकरण कहा जाता था। आंशिक समाधिकरण कहा जाता था। ऐसा प्रचलन में था कालीबंगा में और बहावलपुर पाकिस्तान में। ऐसी 2 जगह पे था, कालीबंगा और बहावलपुर पाकिस्तान में। इसके बाद में तीसरा आ जाएगा दाह संस्कार या कलश समाधान। ये होता था सुरकोटड़ा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इसमें ये समाधान होता था। देखो जो कालीबंगा थी उसमें पूर्ण समाधिकरण भी मिला है, आंशिक भी मिला है, और दाह संस्कार एक कलश समाधान तीनों तरह का मिला है कालीबंगा से। जो कालीबंगा से एक अंडाकार कब्र मिली थी जिसमें खोपड़ी में 6 छेद किए हुए हैं। इस आधार पर कहा जाता था कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण या दुनिया की पहली सर्जरी हमें कालीबंगा की से मिली है, जो कि 6 छिद्र थे उसके बच्चे की खोपड़ी के अंदर, और उसमें शल्य चिकित्सा के प्रथम प्रमाण भी मिले हैं हमें। इस तरह से शवों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था। 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था। जो ये हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें हड़प्पा से आंशिक समाधान, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान और कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से कैसे मिले हैं? आंशिक। मोहनजोदड़ो से कैसे मिले हैं? कलश। और कालीबंगा से कैसे मिले हैं? प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने, हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो में तो शवों को क्या करते थे? जलाते थे, और हड़प्पा में क्या करते थे? उसको दफनाते थे। जिसमें सिर उत्तर की ओर होता था। अधिकतर में सिर कहाँ होता था? इसमें उत्तर की ओर होता था। लेकिन 2 अपवाद बताए थे मैंने, एक लोथल बताए थे और एक कालीबंगा। कालीबंगा में सिर दक्षिण में और पैर उत्तर में होते थे, और लोथल में सिर पूर्व में होता था। और एक रोपड़ था, रोपड़ में सिर पश्चिम की तरफ होता था।
रोपड़ में कहाँ होता था? पश्चिम की तरफ। रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, इसके भी प्रमाण मिले हैं कि रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को और लोथल में मालिक के साथ बकरी को दफनाया गया है। लोथल में बकरी को और रोपड़ में कुत्ते को। रोपड़ में तो कुत्ते को दफनाया गया है और जो लोथल था, लोथल उसमें बकरी को दफनाया गया है। ठीक है। अब देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा से हमें कौन सी दो कब्रें मिली थी? R37 और H प्रकार की कब्रें मिली हैं। R37 और H कब्रें हड़प्पा से मिली हैं। और चनहूदड़ो, अब हम दो नगर देखेंगे इसके। ये तो हमने देख लिया इसका सामाजिक और राजनीतिक जीवन। और अब इसके बाद में हमने देख लिए थे हड़प्पा नगर देख लिया, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, 3 नगर हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा चौथा नगर है ये ये चनहूदड़ो और फिर मांडा, 5 नगर हो जाएंगे। फिर उसके आगे का हम आगे पढ़ेंगे। ये चौथा नगर आ गया अपना चनहूदड़ो। इसकी खोज हुई थी 1931 में। किसने करी थी? NG मजूमदार ने। यानी कि जैसे दड़ो का मतलब क्या होता है? चनहूदड़ो में दड़ो का मतलब होता है टीला। और तो टीले को हम कैमरे से जब देखते हैं, उसको जूम करके देखते हैं, तो हमें वो दिखाई देता है क्या? एक टीला। तो मजूमदार जूम करके देखा किसको? दड़ो को, तो चनहूदड़ो। इसकी खोज कैसे हुई? 1931 में। किसने करी थी? NG मजूमदार ने। ये मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये चनहूदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। इसकी खोज करी थी 1931 में मजूमदार ने। अब इसका उत्खनन करा था 1935 में अर्नेस्ट मैके ने। यानी कि हम किसी भी जगह का जब उत्खनन करते हैं, उसकी उसकी खुदाई करते हैं, तो बिना रेस्ट करे उसकी खुदाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनरेस्ट मैके। कब करी थी? 1935 में। तो इसका ऐसे याद कर लेना आप लोग। चनहूदड़ो की जो खोज हुई थी, तो उसको जूम करके देखा हमने दड़ों को, उस टीले को, तो मजूमदार, और उसको बिना रेस्ट के करे हमने उसकी खुदाई करी या उसका उत्खनन करा तो अनरेस्ट मैके। चनहूदड़ो से हड़प्पोत्तर संस्कृति, जिसे झूकर संस्कृति, झाकर संस्कृति भी कहते हैं, इसके अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चनहूदड़ो से। किसके अवशेष मिले हैं? झूकर और झाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज 1935 में मैके ने करी थी। झूकर झाकर संस्कृति की खोज चनहूदड़ो में किसने करी थी? अर्नेस्ट मैके ने। चनहूदड़ो में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था। चनहूदड़ो क्या था? यहाँ पे मनके बनाए जाते थे, उसका एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ का कारीगर सीप और मुद्रा भी बनाते थे। यहाँ के कारीगर क्या बनाते थे? सीप और मोहरे यानी कि मुद्रा बनाते थे। यहाँ पे गुड़िया निर्माण का कारखाना मिला है। कहाँ से मिला है गुड़िया निर्माण का कारखाना? चनहूदड़ो से। मुहरे काटने के लिए धातु के उपकरण भी मिले हैं। ऐसे उपकरण मिले हैं जिससे मुहरे काटी जाती थी, तो वो उपकरण कहाँ से मिले हैं हमें? चनहूदड़ो से। इसकी अब स्थिति कहाँ पे थी? कहाँ पे स्थित था? सिंधु नदी पाकिस्तान के बाएं तट पर स्थित था। कहाँ पे स्थित था ये? सिंधु नदी के जो पाकिस्तान में सिंधु नदी है उसका बाएं तट, वहाँ पे ये स्थित था चनहूदड़ो। यह एकमात्र नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था वो कौन सा था? चनहूदड़ो। एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था वो था चनहूदड़ो। यह एक औद्योगिक केंद्र था। कैसा केंद्र था ये? एक औद्योगिक केंद्र था, जहाँ से मुहरे बनाने, मनके बनाने या बांट बनाने का काम होता था। यहाँ से एक भट्टी भी मिली है। कहाँ से एक भट्टी मिली है? चनहूदड़ो से। यहाँ से वर्गाकार ईंटों का शौचालय भी मिला है। ये भी हमें चनहूदड़ो से मिला है। तो चनहूदड़ो कहाँ स्थित था? पाकिस्तान के सिंधु नदी के बाएं तट पर। यहाँ से दुर्गीकरण के प्रमाण नहीं मिले हैं। एकमात्र नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था, बाकी सभी दुर्गीकृत थे। यहाँ पे पश्चिम टीला था, यहाँ पे पूर्व टीला था, ये यहाँ पे विशिष्ट वर्ग रहता था, यहाँ पे जो सामान्य जनता थी वो रहती थी। इनके चारों तरफ एक क्या था? दुर्ग उसका निर्माण हो रखा था, दीवार का। तो इस तरह ये यहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कहाँ से नहीं मिले हैं? चनहूदड़ो से। ये यहाँ से वर्गाकार ईंटों का शौचालय मिला है। अलंकृत हाथी के खिलौने मिले हैं। कहाँ से मिले अलंकृत हाथी के खिलौने? चनहूदड़ो से। लिपस्टिक भी मिली है, शाही की दवात भी मिली है, बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी भी चनहूदड़ो से मिली है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। कहाँ से? चनहूदड़ो से। तो ये सब चीज़ें हमें चनहूदड़ो से मिली है। अब एक छोटा सा नगर देख लेते हैं हम, मांडा। उसके बाद में
कल देखेंगे। फिर मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के दाएं तट पर अखनूर के पास स्थित है। मांडा कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के, ये यहाँ पे उत्तरतम बिंदु है भारत का। यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो चिनाब नदी के दाएं तट पर अखनूर के पास स्थित है। इसकी खोज 1982 में जगपति जोशी और मधुबाला ने करी थी। 1982 में किसने करी? जगपति जोशी और मधुबाला ने। यह एकमात्र महिला खोजकर्ता थी। मधुबाला कौन थी? एकमात्र महिला खोजकर्ता जिसमें मांडा में खोज करी थी, और उसके साथ में जगपति जोशी ने करी थी 1982 में। ये विकसित हड़प्पा का उत्तरतम क्षेत्र मांडा भारत में स्थित है। यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर का जो नगर स्थित था वहाँ पे, यहाँ ये मांडा अखनूर जिले के पास स्थित है। हड़प्पा से, यहाँ से हड़प्पा और ऐतिहासिक युग से संबंधित संस्कृति का त्रिस्तरीय क्रम प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मांडा से प्राप्त हुआ है। तो हमने आज देख लिया उसका राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, और हमने इसके दो नगर देख लिए हैं, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन, और चंद्रमुद्र और मांडा दोनों नगर देख लिए हैं। कल हम इसके आगे का देखेंगे जिसमें धार्मिक जीवन या उसकी विशेषताएं और उसका आर्थिक जीवन, ये सब पढ़ेंगे। एक दो शहर देख लेंगे और फिर तीन चार, दो तीन क्लासें और होंगी शायद। उसके बाद में यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, शायद 4 क्लासेज और होंगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ये अपना ये टॉपिक। फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं या तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत कम बच्चे देखते हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। हाँ, धन्यवाद दोस्तों।